नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 8 साल की बच्ची के साथ कथित गैंगरेप के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर आरोपियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की है। दिल्ली महिला आयोग की चेयरपर्सन स्वाति मालीवाल के मुताबिक बच्ची अभी आईसीयू में जीवन के लिए जूझ रही है। पुलिस ने कहा कि उन्हें नोटिस मिला है और जांच शुरू कर दी है। 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि 8 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ पूर्वोत्तर दिल्ली में रहती है। सोमवार को वो अपने दोस्त के साथ खेलने के लिए बाहर निकली, लेकिन 2 लोगों ने उसे उठा लिया और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। बाद में जब वो घर लौटी और पेट में तेज दर्द की शिकायत की, तब उसके माता पिता ने पाया कि वो जख्मी है और खून बह रहा है। लड़की को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कर्नाटक की बीजेपी सरकार में बीते कुछ दिनों से हलचल दिखाई दे रही है। बीजेपी के ही वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल के बयान के बाद ये और बढ़ गई है। यत्नाल ने दावा किया है कि बीजेपी के कुछ विधायक और मंत्री कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और वो पार्टी छोड़ सकते हैं। विधायक यत्नाल के दावे को कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार और सिद्धारमैया ने भी सही बताया और कहा कि वास्तव में वर्तमान मंत्रियों सहित भाजपा के विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके बाद बीजेपी का संकट और बढ़ गया है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने दावा किया है कि अन्य पार्टियों से भगवा दल में शामिल हुए कुछ विधायक और मंत्री कांग्रेस नेतृत्व के संपर्क में हैं और ये नेता 2023 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रम घोषित होते ही एक बार फिर पार्टी बदलेंगे और जहाज से कूद जाएंगे। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कैबिनेट में असंतोष की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि वे सभी एकजुट हैं और कोई असंतोष नहीं है। हम सभी लोगों के कल्याण के लिए काम करने और सरकार को सबसे उपयुक्त तरीके से चलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसके साथ ही उन्होंने DK शिवकुमार के उस दावे पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी की कई विधायक और मंत्री उनके संपर्क में हैं। बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। पार्टी के 2 शीर्ष नेता बड़े बड़े दावों के साथ बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा की ओर से किसी के भी पाला बदलने का सवाल ही नहीं है। हमारे पास कई लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और हमारे साथ आ गए। सोमवार को बीजेपी से निलंबित किए गए बंगाल के वरिष्ठ बीजेपी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने आज कोलकाता में संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व के नेता मुख्य मुद्दों की अनदेखी कर रहे हैं और जरूरत के समय कार्यकर्ताओं को छोड़ देते हैं। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली के नेताओं ने चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को अपने हाल पर छोड़ दिया। हर कोई जानता है कि चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक बाद क्या हुआ। मजूमदार ने कहा कि 2 मई 2021 को दोपहर 12 बजे के बाद दिल्ली के नेता दिल्ली के लिए टिकट की तलाश में लगे थे। इस बीच पूरे बंगाल में कई भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा रहा था, लेकिन उनके साथ खड़े होने के लिए कोई प्रमुख नेता नहीं था। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के बीच हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि मुंबई में पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखे जाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति फिर गर्मा गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता असलम शेख ने अपने विधानसभा क्षेत्र में पार्क का नाम टीपू सुल्तान रखने का ऐलान किया है, जिस पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हिंदुत्व के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि शिवसेना का हिंदुत्व का मुद्दा सिर्फ ढकोसला जैसा है। वहीं शिवसेना का कहना है कि पार्क का नाम पहले से ही टीपू सुल्तान के नाम पर रखा हुआ है और मंत्री असलम शेख ने सिर्फ इसका सुंदरीकरण किया है, इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी सहित कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री RPN सिंह ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत लगन से काम किया, लेकिन कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही और ना ही उसकी सोच पहले जैसी रही है। RPN सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के इलाके से आते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पडरौना से चुनाव मैदान में उतार सकती है और उनके कुछ समर्थकों को भी टिकट दे सकती है। RPN सिंह द्वारा आज बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस ने उन पर परोक्ष रूप से हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो केवल बहादुरी से लड़ी जा सकती है, कायर लोग इसे नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में। ये सरकारी संसाधनों, उसकी एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई है।
ये विचारधारा सच्चाई की लड़ाई है और एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए आपको साहस और बहुत समर्पण से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई कायरों के लिए है। बीजेपी में शामिल होने वाले आरपीएन सिंह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड में कांग्रेस के एक विधायक अंबा प्रसाद ने ट्वीट कर आरपीएन सिंह पर आरोप लगाया है कि वो 1 साल से अधिक समय से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि उनके बीजेपी में जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव से पहले बांटे जाने वाले मुफ्त उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा यह गंभीर मुद्दा है और इसका बजट नियमित बजट से ज्यादा हो रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और उनसे 4 हफ्ते के भीतर इस मामले में अपना जवाब देने के लिए कहा। सीजेआई जस्टिस एन.वी. रमना, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस मामले में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6000 से अधिक एनजीओ को राहत देने से इनकार कर दिया। इन एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रिन्यू करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था और इसी को अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले में अमेरिका की एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने अदालत में याचिका दायर की थी और कहा था कि एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने से कोरोना महामारी के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यक्रमों पर खराब असर पड़ेगा। इस संस्था ने कहा था कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान कई एनजीओ बेसहारा और गरीब भारतीयों के सेवा कर रहे हैं। जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार के उस तर्क पर गौर किया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि 11,594 ऐसे एनजीओ जिन्होंने डेडलाइन खत्म होने से पहले लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिया था, उन्हें पहले ही विस्तार दिया जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की गई है। 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार नीरज चोपड़ा ने पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 82% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटाएंगे क्योंकि जब कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।